डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पार्ट 3 कक्षा 7वीं हमारे अतीत। इसके पहले एक वीडियो में आपको एक भाग समझा चुकी हूँ। आगे दूसरा है चित्र 2। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। ये मस्जिद बना रखी है और उसकी मीनारें आपको यहाँ दिखा रखी हैं ये चित्र में। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली कूना या पुराना शहर कहा गया। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया और मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। मस्जिद अरबी शब्द, यह अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। मस्जिद वह होती है जहां अनेक मुसलमान एक साथ इकट्ठे होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं और नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। और इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्म उपदेश खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर इस दिशा को किबल भी कहा जाता है। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में अपने मंदिरों में जाते हैं, ऐसे ही जो मुस्लिम लोग हैं वो अपनी अल्लाह की प्रार्थना के लिए कहाँ जाते हैं? मस्जिदों में जाते हैं। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाईं। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिला और समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न भी हुआ। और मस्जिदें सहायक थी एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सुल्तान जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की ज़रूरत थी। समेकन होता है उसकी देखभाल के लिए, उसके प्रशासन के लिए। और दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फ़ारसी में बंदगा कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। चूँकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे और इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उनके ऊपर निर्भर रहते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसका हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना था कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होते हैं, यानी कि उस समय में लोगों को गुलाम करके रखा जाता था और ये गुलाम ही इनको बेटे से बढ़कर होते थे। जो ये इनसे काम करवाना चाहते थे वे सभी काम के लिए आगे तत्पर रहते थे और इनके आगे जो वंशज होते थे वो भी इनके गुलाम बने रहते थे। खिलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते थे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च पदों पर, राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी, यानी कि राजनीति में क्या है, इससे वाद विवाद ज़्यादा उत्पन्न हुए। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति वे वफादार नहीं होते थे। उत्तराधिकारी मीन्स जैसे कि उनके बेटे आगे जो उनके सिंहासन को संभालते थे, उनके राज्य को,
ऐसे नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच में टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। फारसी तवारीख के लेखक ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने वाले और बेचने वाले, फिरोज हज़ाम नामक नाई, मनका दबाक नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार गियासुद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी को इक्तादार या मुफ्ती कहते थे। मुफ्ती का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ता में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि अपने इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखना हो और सैनिकों को आगे लड़ाई में नेतृत्व करना है। और अपनी सैनिक सेवाओं के बदले में वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व वसूली करते थे। राजस्व वसूली वो होता था जो किसानों से उपज के रूप में कर वसूल किया जाता था। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। और मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका जो पद था वंश परंपरा पर चलता रहे, यानी कि अगर पिता दादा कोई मुफ्ती का काम करते हैं तो उसका बेटा भी उसके आगे मुफ्ती का काम करेगा और आगे उनका पोता भी मुफ्ती का काम करेगा, यानी कि वंश परंपरा का काम था। ये एक से दूसरे पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता रहे, वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले और जिसके बाद उनका स्थानांतरण किया जाए। लेकिन बाद में जो था इनका वंश परंपरा पे न चल के इनका क्या हुआ, थोड़े थोड़े समय के लिए किसी को एकता बनाते थे ताकि उनका स्थानांतरण मीन्स उनका बदली कर सकें और इससे ये है कि वहाँ पे जो मुफ्ती है वो ज़्यादा शक्तिशाली न हो सके। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अब मुफ्ती जो है लोगों से कितना कर इकट्ठा कर रहे हैं इनका हिसाब लेने के लिए भी जो राजा था वो अपना एक अधिकारी नियुक्त करता था और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित ही कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे, कहीं ज़्यादा सैनिक टुकड़ी ना रख ले और ज़्यादा कर वसूल के वो ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए और कहीं उस राजा पर ही आक्रमण करके अपनी शक्ति को ज़्यादा ना बढ़ा ले। इस कारण ये इन लेखा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में लाया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे और उस समय 3 तरह के कर होते थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, और जो कर उपज का लगभग 50% होता था, यानी कि अगर किसी किसान के 1 किले में 1 एकड़ में अगर 14 बोरी गेहूं की होती है तो उसको 7 बोरी गेहूं क्या है राजस्व में उसको देनी पड़ती थी उसको मुफ्ती को।
और मवेशियों पर और घरों पर भी उस समय कर लिया जाता था। यह याद रखना ज़रूरी है कि उस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण करना बहुत कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर थी और दक्षिण भारत भी काफ़ी लंबी सीमा पर पड़ती थी, उसमें काफ़ी दूर पड़ता था। तो इसमें क्या होता था, बीच बीच में कई बार सामंत लोग जो होते थे वो अपने आप को यह स्वतंत्र कर लेते थे। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिसमें बैठने की में सुल्तान की सीमाएं जो थी वो अक्षम होती थी और स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों पर अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था और उसके बाद उनके हाथ से फिर वो जो सत्ता थी वहाँ की वो छिन जाती थी। इसके बाद जो अगला भाग है वो मैं अगली वीडियो में दूंगी।